नमस्कार। महाराणा प्रताप को लेकर शहीद आजम भगत सिंह के उद्गार सुनने और समझने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में राणा प्रताप ने मरने की साधना की थी। एक तरफ थी दिल्ली के महाप्रतापी सम्राट अकबर की महाशक्ति, जिसके साथ वे भी थे जिन्हें उनके साथ होना ही था, और वे भी थे जिन्हें प्रताप के साथ होना था। बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है, समझदार कहते थे रुक जाओ, रिश्तेदार कहते थे झुक जाओ। राणा प्रताप न बुद्धि की बात को गलत मानते थे, न गणित के विरोधी थे, न समझदारों का प्रतिवाद करते थे, न रिश्तेदारों को इनकार। पर क्या कहते थे राणा प्रताप? कहते थे जब मनुष्य की तरह सम्मान के साथ जीना असंभव हो, तब हम मनुष्य की तरह सम्मान से मर तो सकते हैं। बिना कहे ही शायद उनके मन में था कि सम्मान से मरकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन द्वार खुला छोड़ें, कुत्तों की तरह दुम हिलाकर जिंदा रहते हुए उसे बंद न कर जाएं। तो आइए आज से हम उन्हीं प्रताप के कथानक पर नज़र डालें, पर प्रारंभ पृष्ठभूमि से थोड़ा पीछे से। राणा रतन सिंह की आत्माहुति व महारानी पद्मिनी के अमर जौहर के बाद से ही दिल्ली और मेवाड़ का युद्ध सतत जारी रहा। इस युद्ध का ना तो अंत हुआ और न कुछ निर्णय ही। चित्तौड़ में खिलजी द्वारा नियुक्त राजपूत शासक को 1326 में जिन पराक्रमी हमीर सिंह ने मार कर भगाया, उनके वंश में ही आगे चलकर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। हमीर सिंह ने दोबारा चित्तौड़ जीतने आए दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को भी करारी शिकस्त दी। हमीर सिंह के पौत्र राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ के सुख समृद्धि के दिन आ गए और जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकल आई, जो कि एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। किंतु वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ किए गए विवाह के कारण उनकी मृत्यु के बाद परिवार में विभाजन हो गया। इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। हुआ कुछ यूं कि मंडौर के राव ने अपनी चहेती रानी के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को युवराज घोषित कर दिया। तो दुखी होकर बड़े बेटे राव रणमल ने चित्तौड़ की शरण ली। राणा लाखा ने भी उदारतापूर्वक उसे घड़ला गांव जागीर में दे दिया। रणमल के साथ ही उसकी बहन हंसाबाई भी चित्तौड़ आई थी। रणमल ने हंसा का विवाह राजकुमार चूड़ा से करने की इच्छा से सगाई का दस्तूर भेजा। तो महाराणा ने मजाक में कह दिया कि हाँ भाई, सगाई के दस्तूर तो जवानों के लिए ही आते हैं। राव चूड़ा ने जब यह सुना तो उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि जिस कन्या से पिता विवाह के इच्छुक हों, उससे भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। अब स्थिति विचित्र हो गई। राणा ने नाराज़गी जताई कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो राज्याधिकार से वंचित कर दिए जाओगे, किंतु चूड़ा नहीं माने। राव रणमल ने भी इस शर्त पर कि भविष्य में राज्याधिकार हंसा के पुत्र को ही मिलेगा, शादी को स्वीकृति दे दी और वृद्ध महाराणा का विवाह हंसा के साथ हो गया। कुछ समय बाद हंसा ने पुत्र को जन्म दिया और जब राणा लाखा स्वर्ग सिधारे तो शासन तंत्र हंसाबाई व उनके भाई के हाथों में आ गया। बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा चित्तौड़ छोड़कर मांडू चले गए। हंसा के पुत्र मोकल बाद में मेवाड़ के शासक बने। राणा मोकल ने अपनी पुत्री लाली कुंवर का विवाह गागरोण के शासक अचलदास खींची से कर दिया। सुनने योग्य है यह प्रसंग, सुनिए जरा ध्यान से। 1423 में मालवा के शासक होशंग शाह द्वारा किए गए आक्रमण से गागरोण दुर्ग की रक्षा करते हुए अचलदास खींची ने प्राणोत्सर्ग किया, तो महारानी ने अपनी मेवाड़ी परंपरा के अनुसार जौहर की ज्वाला में स्वयं को समर्पित कर दिया। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे बहुचर्चित और काफ़ी हद तक हिंदू द्रोही छवि रखने वाले सुनाम धन्य राजा दिग्विजय सिंह जी भी खींची ही हैं, पर पता नहीं उन्होंने यह इतिहास पढ़ा भी है या नहीं। खैर, 1433 में मोकल जब गुजरात के सैन्य अभियान पर जा रहे थे, उनके ही एक चाचा ने हमला कर दिया और सपत्नीक मोकल की हत्या कर दी। वृद्धावस्था की शादी का परिणाम देखिए। उनके पुत्र महाराणा कुंभा अगले शासक बने।
उन्होंने आसपास के मुस्लिम शासकों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया आयाम दिया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में ही उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां स्थापत्य में अनुपम हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया और 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराकर अपनी बहन के जौहर का एक प्रकार से बदला लिया। यह अलग बात है कि उनका मुख्य अपराधी होशंग शाह ही नहीं, उसका बेटा भी इसके पूर्व ही दुनिया से रुखसत हो चुका था। बाद में मालवा और गुजरात के शाह ने मिलकर मेवाड़ पर धावा बोला, लेकिन पराजित हुए। इस विजय की यश गाथा आज भी चित्तौड़ का विख्यात विजय स्तंभ गा रहा है। लेकिन मेवाड़ के इतिहास में सब कुछ आदर्श और अच्छा ही अच्छा नहीं था। प्रतापी महाराणा कुंभा जब एक दिन कुंभलगढ़ किले के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे थे, तभी उनके बेटे उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी। बड़ा बेटा होने के कारण वह शासक तो बन गया, किंतु लोग उससे नफरत करते रहे, घृणा करते रहे। कुंभा जैसे महान राजा के हत्यारे को आखिर कौन मेवाड़ का राणा स्वीकार करता। मेवाड़ के सरदारों ने कुंभा के दूसरे बेटे रायमल को उसकी ससुराल ईडर से बुलवा लिया। चूड़ा भी मांडू से आ गए। दाड़िमपुर के पास हुए युद्ध में पराजित होकर उदा ने कुंभलगढ़ के अजय किले में शरण ली, तो वहां से उसके ही सरदारों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान की शरण ली, किंतु उसे उसकी करनी का फल तो मिलना ही था ना, मिलकर ही रहा। 1473 में आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। उस क्रूर और अलोकप्रिय राजा के मरने के बाद राणा कुंभा के दूसरे बेटे राणा रायमल ने गद्दी संभाली व मालवा के सुल्तानों के आक्रमण को 2-2 बार विफल किया। रायमल के पृथ्वीराज, जयमल व संग्राम सिंह सहित 13 पुत्र थे। सबसे बड़े पृथ्वीराज और रायमल के चहेते बेटे जयमल, इनके साथ संघर्ष में तीसरे संग्राम सिंह की तरुणाई में ही एक आंख फूट गई। संघर्ष का कारण भी बड़ा विचित्र है। एक महात्मा ने तीनों राजकुमारों द्वारा भविष्य पूछे जाने पर संग्राम सिंह के प्रतापी सम्राट होने की भविष्यवाणी कर दी, तो गुस्साए हुए दोनों बड़े राजकुमारों ने छोटे भाई संग्राम सिंह की हत्या करने की ठान ली। फलस्वरूप इतिहास प्रसिद्ध उस राणा सांगा को जान बचाने के लिए मेवाड़ ही छोड़ना पड़ा। लेकिन महात्मा की भविष्यवाणी सत्यसिद्ध हुई और दोनों बड़े राजकुमार अपने पिता के जीवन काल में ही स्वर्ग से धार गए। अंततः संग्राम सिंह उपाख्य राणा सांगा ने 24 मई 1509 को मेवाड़ की सत्ता संभाली। राणा सांगा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट करने में सफलता पाई। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा के शासकों से अपने राज्य की बहादुरी से न केवल रक्षा की बल्कि उनको ठोका भी। उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौली में पराजित किया। 1518 में चंदेरी को अपने अधीन कर लिया। बाद में जब बाबर ने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया, तब फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में तो राणा सांगा ने उसे भी परास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद 17 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध क्षेत्र से तो राणा सांगा पृथ्वीराज कछवाहा की मदद से मेवाड़ के कालपी नामक स्थान पर पहुंच गए, किंतु कहा जाता है कि लगातार की लड़ाई से उकताए सरदारों ने वहां उन्हें जहर दे दिया और बसवा में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा के नज़दीक है, वहाँ हुआ। अपने शैशव काल में मेरे समान शायद आपने भी गुनगुनाया होगा, 80 घाव लगे थे तन में लेकिन व्यथा नहीं थी मन में। युद्धों में एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ही है कि सत्ता संघर्ष का दीवा किस राज परिवार को लग चुका था। राणा सांगा के बाद तो यह और भी विकराल रूप से सामने आया। 1534 में
गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया। अल्पवयस्क व अयोग्य राणा विक्रमादित्य की मां अर्थात स्वर्गीय राणा सांगा की पत्नी कर्मावती, जिन्हें कर्णावती भी इतिहासकारों ने लिखा है, इतिहासकारों द्वारा यह भी बतलाया गया कि उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह को राखी भेजकर मदद मांगी। पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं नहीं आया और चित्तौड़ में एक बार फिर जौहर हुआ और अन्य महिलाओं के साथ राजमाता कर्मावती ने भी संसार से विदा ली। उसी दौरान महाराणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने 18 वर्षीय महाराणा विक्रमादित्य का कत्ल कर दिया और उनके छोटे भाई उदय सिंह द्वितीय को भी जान से मारना चाहा, लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे की बलि देकर उसकी जान बचा ली। इसके आगे की जो गाथा है वह अगले एपिसोड में देखना ना भूलिए। नमस्कार।